हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 सी इंटर लॉ का एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में, ताकि तभी हम ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ पाएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंस जानना ज़रूरी है हर एक चैप्टर की। तो आप देख सकते हैं ये कम से कम आज तक के इतिहास में कम से कम ये 2 नंबर का आया हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 7 नंबर का आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है भी, और कई बार नहीं आया तो 2 नंबर का भी आया हुआ है। तो हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये 7 नंबर का भी आ चुका है। तो हो सकता है इस बार कितने का आएगा हम कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए हुए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा वही नवंबर 23 के एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं सिर्फ काम की चीज़ ही बताता हूँ, कोई फालतू की चीज़ नहीं बताता। कोई मैजिक बुक नहीं है, कोई मेन बुक नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक ही बुक है और आपको इससे नोट्स बनाने होते हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों, मैं जो पढ़ाता हूँ वो केस स्टडी के फॉर्म में पढ़ाता हूँ, क्योंकि आजकल के लेटेस्ट पेपर में हमको क्या देखने को मिल रहा है, पेपर एकदम केस स्टडी की फॉर्म में आ रहा है और बच्चे को कानून पता होता है पर केस स्टडी से वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इससे क्या, केस स्टडी में पढ़ाऊँगा ना, तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Surya Limited has raised 2 lakh through issue of non-convertible debenture not constituting a charge on assets of company and listed on a recognized stock exchange. Whether the amount so received is treated as deposits. तो आपको बताना है भैया, सूर्य लिमिटेड ने रेज किए 2 लाख रुपए थ्रू नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर एंड नॉट कंस्टिट्यूट एंड चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो आंसर किस फॉर्म में लिखना है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है अपन को आधा अधूरा आंसर आता है एग्ज़ाम में। अपन जानते हैं हाँ ये तो अपन ने पढ़ा था, पर प्रेजेंट कैसे करें आंसर को ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो हेडिंग लिखनी है। ये पूछ कह रहा है वेदर द अमाउंट सो रिसीव्ड कैन बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स। तो आपको बताना है इसमें कानून लग रहा है अमाउंट नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स। ठीक है, सेक्शन 231 में सबसे पहले हम बता देंगे भैया डिपॉजिट किसको बोलते हैं। डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज ऑफ अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। यानी कि आरबीआई में जो कंसल्टेशन होती है वो उस अमाउंट को हम डिपॉजिट्स नहीं बोलते। बाकी डिपॉजिट्स में हर एक रिसिप्ट, चाहे डिपॉजिट और लोन चाहे कोई सी भी फॉर्म में हो, बाय थ्रू कंपनी होना चाहिए, तो वो डिपॉजिट कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में रूल 21C ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 में कुछ पर कैटेगरीज बता रखी है जो डिपॉजिट्स नहीं है, तो उसमें आपको कानून लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको डिपॉजिट की डिफाइन लिखनी है। डिपॉजिट इंक्लूड से लेकर आरबीआई तक। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, एनी अमाउंट रेस्ड बाय इश्यू ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर नॉट कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ कंपनी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स। ठीक है, ये अब आपको इस तरीके से कानून दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। इस कानून का आप 2-3 बार लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि क्या है कानून। एनी अमाउंट रेस्ड बाय इशू ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर नॉट कंस्टिट्यूट एंड चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ कंपनी, प्लस क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से, तो वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं कहलाता है। तो ये अपन आंसर बता सकते हैं, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। इस क्वेश्चन में इसकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही थी जो कानून है, तो ये अमाउंट डिपॉजिट नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में 2,50,000 रिसीव करे मिस्टर राघु को, जो कि एक एम्प्लॉय कंपनी का, और वह हर साल एनुअल सैलरी ड्रॉ करता है 2 लाख रुपए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है और वो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट है। वेदर द अमाउंट कैन बी टर्म्ड एज डिपॉजिट, अभी मैंने आपको बताया भैया
सबसे पहले अपन को एक आंसर कैसे स्टार्ट करना है, हेडिंग की फॉर्म में, यानी कि अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स की हम बात करने। ठीक है, ये डिपॉजिट की डिफाइन लिखनी है आपको, एक दो बार आप लिख लेना ताकि आपको याद हो जाए कि जो कानून है, ठीक है, बहुत ही इजी है लोग। ठीक है, इसमें अपन आराम से एग्जामेशन ला सकते हैं, बस ज़रूरत है। ठीक है, आप एक दो बार इसको खुद अपने हाथ से लिखो। ठीक है, मेरा यही मकसद है, आप इसको लिखो, ना कि आप कोई बुक प्रेफर करो। ठीक है, कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बस आप 2-3 बार हैंड रिटन में अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, उसके बाद कानून क्या लग रहा है, ये आपको लिखना है, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी not exceeding his annual salary under a contract of employment in the nature of non-interest bearing security deposit is not considered as deposits। यानी कि कोई सा भी अमाउंट कंपनी के एम्प्लॉय से मिलता है और वो उसकी एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए और नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए, तो वो डिपॉजिट्स नहीं कहलाएगा, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये ज़्यादा रिसीव हो गया उसकी सैलरी से, तो ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट्स मान लिया जाएगा। आप कंक्लूजन पढ़ सकते हैं, अमाउंट रेज्ड बाय द कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। ये मैं आपको आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको प्रेजेंट करने का तरीका पता चले कि एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है। बाकी जो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आप उसको भी एग्ज़ाम में लिखेंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, एक तो डिपॉजिट की डिफाइन लिखना है, डिपॉजिट एज टू इंक्लूड से लेकर आरबीआई तक, और उसके बाद आपको लिखना है ये एनी अमाउंट से लेकर ये वाले डिपॉजिट्स तक। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन सिर्फ इतना सा लिखना, अमाउंट रेज्ड बाय द कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। क्यों कंसिडर हुआ डिपॉजिट, क्योंकि ये ज़्यादा पैसे रिसीव हो गए ना, उसकी सैलरी से ज़्यादा। उसकी सैलरी तो भैया 2 लाख थी और कंपनी ने उसको रिसीव कर लिए 2,50,000। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, एन्यूमरेट द अमाउंट्स विच वन रिसीव्ड बाय कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नॉट ट्रेडेड एज डिपॉजिट्स। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भले ही पहले आया करते थे, अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, पर जो आंसर है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से ऐसे एक पॉइंट पे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, तो अपन को सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ने। ठीक है, पहला पॉइंट क्या, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज एन एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ पीरियड ऑफ 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सच एडवांस। ठीक है, यानी कि अगर कोई सा भी आपको अमाउंट रिसीव होता है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन 365 डेज, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स। पर अगर कोई एडवांस अगर लीगल प्रोसीडिंग्स यानी कि कोर्ट में चल रहा है तो उसमें 365 डेज़ की लिमिट नहीं लगेगी। दूसरा कानून क्या, एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए पैसा मिल रहा है, ऐसे फॉर्म में मिल रहा है। थर्ड कानून क्या है, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। फोर्थ है, एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ वारंटी और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो बस ये 4 पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कभी आ जाए तो बहुत ही कम आने के चांसेस, सिर्फ आपको इसको रीड करना है 2-3 बार। ये फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म डिपॉजिट। अब देखो मैंने बोला था ना एग्ज़ाम में वही आएगा, नवंबर 19 में वही आया। दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो पहले ही देख ली होती तो आपको नवंबर 19 में पेपर लीक था। ठीक है, डिपॉजिट के मैंने बता दिया था, जो मैं पढ़ाऊँगा वही एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो ये डिपॉजिट की डिफ़ाइन मैंने आपको बता दी, डिपॉजिट की डिफ़ाइन आपको नोट्स में लिखनी है। डिपॉजिट अभी अपन ने इधर देखी थी, ये डिफाइंस द टर्म डिपॉजिट इंक्लूड से लेकर आरबीआई तक। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही एग्ज़ाम में आ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 5 लाख रिसीव हुए
नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, वही कहानी रिपीट कर दी। नॉट कस्टडीइंग अ चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ कंपनी लिस्टेड भी है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे। सेम क्वेश्चन रिपीट है भैया। पहला क्वेश्चन स्टार्ट ही इससे किया था, एनी अमाउंट। तो आप देख सकते हैं ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन भी देख लो। 2 लाख रिसीव हो गया पर उसकी सैलरी कितनी थी? 1.5 लाख। तो क्या ये डिपॉजिट माना जाएगा? बिल्कुल डिपॉजिट माना जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पैसे रिसीव हो गए। उसकी सैलरी तो 1.5 लाख थी। हाँ, अगर 1.5 लाख तक होता तो हम, अगर 1.5 लाख ही रिसीव होता है, उसकी सैलरी भी 1.5 लाख है, तो भैया डिपॉजिट नहीं माना जाता। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं। 3 लाख रिसीव हुआ है प्राइवेट कंपनी का फ्रॉम वन ऑफ अ रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर। द रिलेटिव ने फर्निश करेक्ट डिक्लेरेशन डेट द अमाउंट रिसीव्ड एज गिफ्ट। इसका देख लेते हैं कानून। ठीक है, वही है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, डिपॉजिट की डिफाइन तो लिखनी है, वरना मार्क्स कटेंगे। ठीक है, इसमें अपन को क्या कानून लिखना है, मैं जो सिर्फ बता रहा हूँ वही लिखना है। ये रहा, यहाँ से लिखना है, एनी अमाउंट गिवन एज ए रिलेटिव शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। ठीक है, अगर कोई सा भी अमाउंट रिसीव होता है रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी से, तो उस पैसे को हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे? एक कंडीशन है, अगर वो रिलेटिव एक डिक्लेरेशन दे दे कि डेट द अमाउंट इज़ नॉट गिवन बाय बोरिंग एक्सेप्टिंग लोन्स और डिपॉजिट्स फ्रॉम अदर्स। बस उसको एक डिक्लेरेशन फाइल करना है, यानी कि बताना है कि वो भैया पैसा कहीं उसने उधार से नहीं लिया, डिपॉजिट्स नहीं है, ना कि लोन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो आज का पार्ट 1 यही ओवर होता है। ठीक है, ये चैप्टर भले ही ओवर नहीं हुआ, ये आपको अगले वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, और मेरा ये वादा है कि जो मैं पढ़ाऊँगा वही एग्ज़ाम में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।